आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि 9th क्लास के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है एंड मतलब फर्स्ट चैप्टर है। नंबर पूरा की पूरा चैप्टर आपका नंबर सिस्टम के बेस पर है और 10th क्लास में भी नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है। मीन्स अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आएगा तो वहाँ पे भी आप 10th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। और 9th क्लास में तो नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आया तो फर्स्ट चैप्टर से को आप छू भी नहीं सकते 9th क्लास में। तो बेसिकली नंबर सिस्टम आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, बट उसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, आप एक बार अच्छे से समझना। बेसिकली नंबर सिस्टम है क्या। सबसे पहले आपको ये समझना है कि नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम क्या होता है कि जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ये बहुत सारे नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो हम इसमें क्या किया हुआ है कि जो नंबर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया है। कहने का मतलब है, मान के चलो कि अगर आप सिंपल सी बात ही समझ के चलो कि आपके पास कुछ चीजें हैं। सोचो आपके पास पेन्स हैं, ठीक है, आपके पास पेन्स हैं और एक पेन आपका 2 रुपए का भी आता है और एक पेन आपका 5 रुपए का भी आता है, पेन आपका 10 रुपए का भी आता है, पेन आपका 20 रुपए का भी आता है। तो आप कहोगे अभी हमारे लिए तो वो सारे के सारे पेन्स हैं, काम भी वही करने वाले हैं, लेकिन उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है ना अपने हिसाब से भी। कोई पेन आपका 2 रुपए का है, कोई पेन आपका 5 रुपए का है, कोई 10 का है। तो मतलब उसी तरीके से सेम तरीके से आप समझ सकते हो कि जो नंबर्स हैं उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा हुआ है। मीन्स किन्हीं नंबरों को हम किसी नाम से बुलाएंगे, किन्हीं दूसरे नंबरों को हम किन्हीं और नाम से बुलाएंगे। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम देके हमने नंबरों को बांट दिया है। तो बस आपको यही समझना है कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है, वो आपको बस सिंपल समझना है और फिर उसको याद भी रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हमने नंबर हमको पढ़ना है वो होता है सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो प्राकृतिक होता है, जो प्रकृति होती है, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेचर बोला जाता है। तो प्राकृतिक को हमने क्या बोला हुआ है, नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं या फिर जिनको हमने बोला है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इनको डिनोट हम किससे करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, अगर आप कहीं भी मैथमेटिक्स में कैपिटल एन लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आपके सामने नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, मींस प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, अब बेसिकली आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर खत्म हो जाती हैं। तो देखो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, 1 से और खत्म कहाँ पे होती हैं, अनंत पे। ठीक है, मीन्स 1 से शुरू हो जाएंगी और आपकी चलती ही रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन हमने माना है कि चीजें कहाँ पे खत्म हो जाती हैं, अनंत। अनंत को हम क्या बोलते हैं, जिसका कोई, देखो अनंत वर्ड किससे मिलके बना है, मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली अनंत। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट, इंग्लिश में फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, मीन्स जो चीज निश्चित है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर कितना होता है। मैं आपसे बोलूं 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, मतलब 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो आप इजीली आप पता कर पा रहे हो कि हाँ 100 किलोमीटर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इनफाइनाइट, इसका मतलब ये होता है कि उस चीज का कोई अंत है ही नहीं, मीन्स वो चीज कभी खत्म नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं द लेंथ ऑफ स्काई, मीन्स आसमान की लंबाई। ठीक है, अगर आप आसमान की लंबाई को मैं मेजर करना शुरू कर दो, मीन्स आप उसको नापना अगर शुरू कर देते हो, तो वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो उसको हम क्या, वो आपके लिए क्या है, अनंत है, उसकी लंबाई आपके लिए अनंत है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1 के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, 4 के बाद ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 आते चले जाएंगे और कहीं जाके बिल्कुल डैश डैश का मतलब है कहीं जाके लास्ट में इनफाइनाइट मींस अनंत पे जाके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं और इनफिनाइट पे खत्म हो जाती हैं। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें जो पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 1 के बाद आप बोलो कि 1.1 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। पॉइंट वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। 1 के बाद सीधा 2 आता है और 2 के बाद सीधा
3 आता है। 2 और 3 के बीच में पॉइंट में लाखों करोड़ों संख्याएं हैं, लेकिन उनको हम प्राकृतिक संख्याएं में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, मींस 1 से शुरू होती हैं और इनफिनाइट तक चली जाती हैं। ठीक है, इनफिनाइट मींस अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन पढ़े हम, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। ठीक है, इसको देखो पहला वर्ड क्या है इंग्लिश में? W। ठीक है, तो इसको डिनोट हम किससे करते हैं? W से। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर का पहला वर्ड क्या है? N, तो इसलिए इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? N से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? ये संख्याएं जीरो से, ठीक है, जीरो से अनंत तक होती है। मींस ये संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक चली जाती हैं। देखो आपने देखा जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, मींस प्राकृतिक संख्याएं, वो आपकी 1 से शुरू होती हैं और इनफिनिट तक जाती हैं। लेकिन जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से शुरू होती हैं और इनफिनिट तक जाती हैं। मतलब समझना बहुत सिंपल है। आपको ये समझना है कि अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और जोड़ दूं, मींस वो 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है, मैं कह दूं कि उसमें जीरो को और शामिल कर लो, तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और इनफिनिट तक जाती हैं। मींस जीरो, जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, मतलब एज इट इज इनफिनिट तक ये चली जाएंगी। और आपको एक चीज याद रखनी है कि इनमें भी पॉइंट वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हम उसको रीड करते हैं। पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक देखो, पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। याद रखना कि इसका पहला जो लेटर है वो आई है, लेकिन इसको आई से डिनोट नहीं करते, इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स में ही आते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि आप बोलो कि -50, हाँ -50 एक इंटीजर है, क्योंकि मैंने बोला ना जीरो से लेफ्ट में चले जाओ। देखो मान लो ये सेंटर है आपका जीरो, ठीक है, जीरो आपका सेंटर है। अगर मैं जीरो से लेफ्ट में जाऊं, ठीक है, तो देखो -1, -2, इधर -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में माइनस इन्फिनिटी पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जीरो से जब आप राइट में जाओगे नंबर सिस्टम पे, तो जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में इन्फिनिट पे खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझ जाओ कि जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बीच में जितनी भी सारी संख्याएं वो सारी इंटीजर्स में आती हैं। और समझने वाली बात ये है कि इनमें भी पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, अब आपको जो ध्यान से चीजें समझनी है इंटीजर्स में, देखो इंटीजर्स को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। मींस इनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैसे कैसे? देखो जीरो से जो इधर वाली राइट में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। देखो इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और ये सारे धनात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, मींस प्लस वाले, मींस जो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक की बात हो रही है। मींस 1 से लेके इन्फिनिट तक जितने भी आपके नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं? प्लस के हैं, तो इसलिए इनको बोल दिया धनात्मक। और सारे के सारे इंटीजर्स हैं इसलिए इनको बोलते हैं पूर्णांक, या आप इनको सिंपली बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स। मींस पॉजिटिव मींस धनात्मक और इंटीजर्स मींस पूर्णांक, मींस धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इनको डिनोट किससे करोगे? अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक किससे डिनोट करोगे? सिंपली आप डिनोट कर सकते हो इनको जेड प्लस से भी। ठीक है, जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या होता है? देखो जेड का मतलब इंटीजर्स, क्योंकि देखो इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? जेड से। ठीक है, तो जेड का मतलब इंटीजर्स और प्लस साइन का मतलब हो गया पॉजिटिव। ठीक है, मींस पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके इन्फिनिट तक। अब आप बोलोगे कि 1 से लेके इन्फिनिट तक को तो हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। बिल्कुल, 1 से लेके इन्फिनिट हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और 1 से लेके इन्फिनिट को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जीरो से लेफ्ट में चले जाओ। मींस -1 से लेके और माइनस इन्फिनिट तक जितने भी नंबर आएंगे इनको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब आप समझिए, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव और पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स, मींस नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इनको डिनोट हम किससे करेंगे? सिंपली जेड माइनस। ठीक है, जेड के ऊपर आप ऐसे माइनस का साइन लगा दो, तो उसका क्या मतलब होगा कि जेड माइनस जहां भी आपको लिखा मिल जाए इसका मतलब आपका नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। मींस वो -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके
इंटीजर्स हैं, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अभी आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पूर्णांक में नेचुरल नंबर्स भी आ गए, पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं भी आ गई, क्योंकि जीरो भी उसमें आता ही आता है। ठीक है, और आपको पता लग गया कि पूर्णांक को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, या पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो या फिर नेगेटिव इंटीजर्स कह लो। ठीक है, पॉजिटिव को जेड प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा इतना ही डिस्कस हुआ है, इसके बाद हम आगे बढ़े। देखो, इसके बाद आपको पढ़ना है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं केवल वो संख्याएं होती हैं जो एक से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, जो संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, संख्या एक से बड़ी हो और वो प्राकृतिक होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है प्राकृतिक होनी चाहिए, मीन्स 1 से बड़ी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसे होनी चाहिए। ऐसे नहीं है 2.1 हो, 2.2 हो, मीन्स पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, जो केवल एक या स्वयं से भाग हो। ठीक है, जो संख्या केवल एक से या फिर खुद से भाग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन मैंने आपको बता दिया, एक से बड़ी होनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन प्राकृतिक तो होनी ही चाहिए वो। ठीक है, ऐसा नहीं है पॉइंट में आप ले लो, उसे पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल एक से या फिर खुद से भाग होती हैं, बाकी और कोई संख्या अभाज्य नहीं होती। ठीक है, और याद रखना एक ऐसी संख्या मीन्स 1 जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि जो एक है उसको ना भाज्य की कैटेगरी में लिखा हुआ ना फिर अभाज्य की कैटेगरी में डाला हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो कि अभाज्य संख्या का मैं एग्जाम्पल लूं तो 7। देखो 7 एक से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। 7 प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। एक से लेकर इनफिनिट तक जो भी संख्या आएगी वो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन, ये एक से और अपने आप से ही भाग होनी चाहिए, ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए जो उसको भाग कर दे। ठीक है, तो देखो 7 केवल एक से भाग होती है और 7 से भाग होती है, और कोई ऐसा दूसरा नंबर है ही नहीं जो 7 को भाग कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 कैसी संख्या है आपकी, 7 आपकी अभाज्य संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो तो आप 11। ठीक है, 11 भी केवल 1 से भाग होगी और 11 से भाग होगी, इसलिए 11 भी आपकी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल है, 13, 17, 19, 23। अब देखो 25 मत लेना, वो 5 से भाग हो जाती है। 27 भी मत लेना, वो 3 से भी भाग हो जाती है, 9 से भी भाग हो जाती है। केवल वो ही संख्याएं आपको लेनी है जो केवल अपने आप से भाग हो और एक से भाग हो जाए। ठीक है, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो भाज्य संख्याएं आपकी वे होती हैं जो एक से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक से बड़ी भाज्य भी होनी चाहिए, प्राकृतिक भी होनी चाहिए। ठीक है, वो संख्या प्राकृतिक भी होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, एक और खुद को छोड़कर वो किसी तीसरे नंबर से भी भाग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित, विभाजित का मतलब भाग। ठीक है, किसी और से भाग होनी चाहिए, मीन्स भाग मीन्स डिवाइड। ठीक है, एक या स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी जरूर वो डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं 9। ठीक है, अब आप देखोगे 9 को, आप देखो 9 1 से बड़ा है, बिल्कुल 1 से बड़ा है। ये प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। अब आप देखो क्या ये 1 से भाग हो जाता है, बिल्कुल 1 से भाग हो जाता है। क्या देखो ये देखो 9 से भाग हो जाता है, ये 9 से भी भाग हो जाता है, लेकिन उसने बोला है 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी जरूर भाग होनी चाहिए। देखो ये 3 से भी तो भाग होता है, 9 हमारा किससे भाग हो जाता है, 3 से भी भाग हो जाता है, 3 3 जा 9। तो इसका मतलब ये आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब बहुत सारे भाज्य संख्या तो बहुत सारी हैं, जैसे कि 2। देखो अब आप देखोगे 2 किससे भाग होती है। अब आप देखो 2 आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्यों होती है, 2 केवल एक तो 1 से भाग हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल हो जाती है। 2 केवल 2 से ही भाग होती है, और कोई नंबर है जो 2 को भाग कर दे, 1 और 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को भाग कर देगा। ठीक है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे 4, तो 4 1 से भाग हो जाती है, 4 4 से भी भाग हो जाती है, 4 2 से भी भाग हो जाती है। इसलिए 4 जो है खुद और 1 के अलावा एक दूसरे नंबर 2 से भी भाग हो रही है, इसलिए 4 भी आपकी कैसी संख्या हो गई, 4 आपकी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। थोड़ा सा मैं आपको बिग लेवल पे समझा रहा हूँ, मीन्स आपसे पहले जो आपने पढ़ा होगा 5th 6th 7th में या 8th में जो भी पढ़ा होगा, तो आपने थोड़ा सा लोअर लेवल पे पढ़े होंगे ये सारे नंबर सिस्टम। लेकिन अब आपको उस लेवल पे इसको समझना है कि 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो कॉलेज आ जाए। ठीक है, नंबर सिस्टम इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, मीन्स इससे ज्यादा नंबर सिस्टम में कुछ है नहीं, बिल्कुल अपर लेवल में लेके चल रहा हूँ कि आपको अच्छे से नंबर सिस्टम को समझना है, जिससे कि आप मतलब नंबर सिस्टम को यहाँ से
समझो, और कोई भी दूसरा टीचर हो या कोई भी दूसरा पर्सन हो, वो आपके नंबर सिस्टम के बारे में आपसे कुछ भी पूछे तो आपको कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम मैथ का बेसिक होता है। अगर आपको नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ लो कि मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बेसिक्स को अपने को स्ट्रॉन्ग करके चलना है मैथ में, और आपको मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो। p बटे q मतलब अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मीन्स में हम उन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब देखो p बटे q के रूप में किसे लिख सकते हैं? जैसे कि सोचो 4 है, ठीक है। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 बटे 1। वही बात होती है मैथ में, देखो अब जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में हम 1 होता ही होता है, ठीक है। तो उसको मैं 4 बटे 1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, √3, क्या √3 को आप p बटे q की फॉर्म में लिख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे √3 को आप p बटे q की फॉर्म में। तो इसलिए √3 आपके लिए कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या के लिए 10th क्लास में पूरा की पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर क्या है 10th क्लास का? अपरिमेय संख्याएं, मींस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से डीपली 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में समझाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतना डीपली परिमेय और अपरिमेय में नहीं जाएंगे, वो आप जब 10th में जाओगे तो वहां पे बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। लेकिन अभी जितना आपको समझना चाहिए वो अभी इसके नेक्स्ट पेज पे आपको समझ में आएगा कि अपरिमेय और अपरिमेय क्या होती है। देखो ये जो नंबर सिस्टम मैंने बनाया है ये 10th क्लास के लिए डिजाइन किया हुआ है, लेकिन आपको 9th क्लास में समझना चाहिए इसको। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको 9th क्लास में तो बहुत आसानी होने ही वाली है, लेकिन मतलब 9th क्लास के क्वेश्चन तो आपके सोल्व हो ही जाएंगे सारे, लेकिन 10th क्लास में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको समझना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स, ठीक है। देखो अभी भाज्य और अभाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंने लास्ट टाइम नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर्स, ठीक है, PRIME प्राइम नंबर्स, ठीक है। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स, मींस CO, फिर आप हाइफन लगाओगे मींस डैश, फिर PRIME प्राइम NUMBERS मींस नंबर्स, मींस को प्राइम नंबर्स को बोला जाता है भाज्य, और जो अभाज्य होती है उनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स, ठीक है, और भाज्य को को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? मींस रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? देखो सभी संख्याओं का संग्रह, मींस आपने अब तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं 9th क्लास तक आपने सारे के सारे वास्तविक ही पढ़े हैं, और 10th क्लास में पढ़ोगे वो भी सारे के सारे वास्तविक होंगे, लेकिन 11th क्लास में रियल नंबर्स के अलावा भी संख्याएं होती हैं मींस जो वास्तविक नहीं होती। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा कि जब भी रूट, देखो आपने √5 पढ़ा है, लेकिन जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे रूट के अंदर माइनस और 11, मींस रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा? इमेजिनरी, मींस वास्तविक नहीं होगा। देखो नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स मींस वास्तविक संख्याएं, और जो वास्तविक नहीं होती मींस उनको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मींस होता है जिनको हम इमेजिन करते हैं, जिनको केवल हम सोच सकते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे कि रूट के अंदर माइनस में, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? ऑटोमेटिक इमेजिनरी नंबर हो जाएगी। लेकिन आपको ये इमेजिनरी नंबर ना आपके 9th में है ना आपके 10th में है, ये आपके सीधे 11th में, तो आप 11th में इंग्लिश अच्छे से इनको समझोगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी क्या है? वास्तविक। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? सभी संख्याओं का संग्रह, मींस जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे सारे आपके वास्तविक है, ठीक है। उसके बाद देखो आप इस चीज को अगर समझ लोगे, इस चीज को अगर आप समझ लो तो आपका नंबर सिस्टम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मींस रेशनल और इरेशनल, मींस रेशनल को मींस क्या बोलते हैं? रेशनल का मतलब होता है परिमेय, ठीक है, और इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय, ठीक है। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब मैं इन चीजों को क्यों बता रहा हूँ आपको? देखो मैं इंग्लिश में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइड बाय साइड सारी चीजों को, मैं इंग्लिश में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो 10th तक जो मैथमेटिक्स होती है वो हिंदी में होती है, ठीक है, लेकिन 11th से जो मैथमेटिक्स होती है वो
केवल इंग्लिश में होती है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड में हो या फिर आप सीबीएसई में भी लोगे तो जनरली 99% आपको इंग्लिश में ही बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे मैथमेटिक्स 11th क्लास से। तो फिर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लास्ट में कि हमने तो हिंदी में पढ़ा था, ये सारी चीजें हमको इंग्लिश में नहीं पता। लेकिन अभी आप थोड़ी सी अपनी हैबिट डालोगे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने की, तो आप देखो इंग्लिश मीडियम वालों से भी अच्छे माने जाओगे। क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम वालों को खाली इंग्लिश में चीजें आती हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को बेनिफिट मिलेगा कि देखो उन्होंने हिंदी में भी पढ़ी है और उन्होंने इंग्लिश में भी पढ़ी हुई है, तो ना तो उनको हिंदी में कोई दिक्कत आएगी ना उनको कभी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो आप दोनों लैंग्वेजों में अच्छे से पढ़ते चलना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो डेसिमल नंबर्स मीन्स, डेसिमल मीन्स दशमलव। ठीक है, दशमलव संख्याएं आपकी दो तरह की होती हैं, मीन्स टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। कहने का मतलब है देखो 10th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 9th में समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और पूरी शायद 1.3 या 1.4 इसी पे बेस्ड है। आप इसको समझ लो, देखो छोटी सी टेबल है, इसको समझ लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, डेसिमल नंबर्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले समझो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग को बोला जाता है शांत। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोला जाता है अशांत। ठीक है, अब देखो शांत क्या होते हैं अशांत क्या होते हैं नंबर्स में आपको बताता हूँ। देखो जब आप किसी भी संख्या को भाग करना शुरू करते हो, ठीक है, जो शांत नंबर्स, जो शांत संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनमें शेषफल हमेशा 0 बचता है। ठीक है, और जो अशांत होती हैं उनमें कभी भी शेषफल 0 नहीं बचेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि 10 को जब आप 2 से भाग करोगे, ठीक है, तो कितना आ गया, 2 पंजे 10, तो शेषफल कितना आ गया, 0 0 आ गया ना शेषफल। तो ये कैसी हो गई, ये शांत हो गई। ठीक है, अब अशांत देखो, अशांत जैसे कि 11/2। ठीक है, मीन्स जब आप 11 को 2 से भाग करोगे तो 10 तो शांत हो गई क्योंकि शेषफल आ गया 0। लेकिन आप जब 11 को 2 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 पंजे 10, और 11 में से 10 गए तो कितना बचा, 1, तो शेषफल कितना बचा आपके पास, 1 बच गया। तो ये कैसा है, जब शेषफल 1 मतलब 0 नहीं बचेगा, 0 के अलावा कोई और दूसरी संख्या बचेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अशांत मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे सोचो भाग करने के बाद आपका जो भागफल आया वो 1.32 आया। ठीक है, तो ये देखो शांत है क्योंकि टर्मिनेट, देखो इंग्लिश में सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, मींस पहले से ही अच्छे से पढ़ते ही समझ में आता है। देखो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टर्मिनेट का मतलब होता है कि जो चीज खत्म हो जाती है, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो चीज खत्म नहीं होती। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। ठीक है, और जैसे कि हम कई बार, आप नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे कि एग्जांपल में बताऊं तो आपने पढ़ा होगा, आपने किया होगा कि जैसे कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को भाग करते हैं और जो भागफल होता है ना वो आता जाता है 1 पॉइंट जैसे 3, 2, 3, 4, 5, ये ना खत्म ही नहीं होता, 1, 5 और डैश 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 करके आता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेट मींस आपने जब भाग किया तो भागफल आता जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका बोलोगे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। देखो ऐसा एग्जांपल बताऊंगा कि आप उसको अपने से भाग करोगे और भागफल मेरे को बताओगे कल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कि आपका उसमें भागफल कितना आया है। ठीक है, और आप देखोगे कि वो भागफल आता चला जाएगा, वो संख्या को आप कभी भाग ही नहीं कर पाओगे, मींस टर्मिनेट ही नहीं होगी वो कभी। जैसे कि आप आज ही 10 को 3 से डिवाइड करना। ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड करना। ठीक है, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो भागफल है वो आएगा 3.33333 आता चला जाएगा, 3 कभी आना बंद नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। 10/3 कैसा नंबर हो जाएगा, 10/3 आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका भागफल कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, मींस टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, मींस जो जिनका भागफल 0 बचता है वो सारे के सारे कैसी होती हैं, रेशनल मींस परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो भी संख्याएं शांत होती हैं वो परिमेय होती हैं। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। मींस जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तो रिपीटिंग मींस आवर्ती, और एक होता है नॉन रिपीटिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनावर्ती। ठीक है, अब देखो आवर्ती क्या होती है और अनावर्ती क्या होती है, मींस रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो कई बार क्या करते हैं, जब हम
नंबर्स को भाग करते हैं। तो भागफल ना कई बार ऐसे आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जब 10 को हम 3 से भाग करेंगे तो भागफल आता है 3.33333। तो इसमें देखो बार बार ना रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, मीन्स देखो 3 के बाद फिर 3 फिर 3 फिर 3। जब इसमें 3 बार बार आ रहा है मीन्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, रिपीटिंग। ठीक है। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे जब आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग करते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो आप 9, मान लो कोई नंबर है और आपने भागफल आपको मिला 9.14114142 डैश 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 डैश। ठीक है। तो इसमें आप देखो शुरू में तो आया आपका 14। ठीक है, 14 आ गया। तो आप क्या चाहते हो, ये 14, ये 14 मीन्स 14 बार बार आना चाहिए। देखो फिर से आ गया 14। ठीक है, सही है। अब देखो 14 के बाद फिर से भी 14 आना चाहिए था, लेकिन 14 नहीं आया। इस बार क्या आ गया, 11 आ गया। मीन्स ये आप चाहते थे कि 14 बार बार रिपीट होना चाहिए, तब मैं इसको रिपीटिंग बोलता। लेकिन जो 14 है वो 2 बार तो रिपीट हुआ, लेकिन उसके बाद 11 आ गया, तो ये तो नॉन रिपीटिंग हो गया। मीन्स कहीं भी बेशक 10 टर्म बाद या 50 टर्म बाद अगर एक बार भी कोई मतलब रिपीट नहीं होती है, मीन्स 14 100 बार 14 आ गया, लेकिन 101वीं बार पे 14 नहीं आया, कोई दूसरा नंबर आ गया, 13 आ गया, 10 आ गया, 5 कुछ भी आ गया। ठीक है, तो फिर आपका वो नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। मीन्स जब भागफल में जो आप देखोगे संख्याएं नॉन रिपीटिंग होती है, मीन्स बार बार रिपीट नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। देखो मेन चीज ये 10th क्लास की है, तो आपको अगर इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पढ़ोगे अच्छे से 10th क्लास में। बाकी 9th क्लास में भी इसके बेस पे क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में ना आएगा तो जब वो क्वेश्चन होंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये चीजें। ठीक है। बाकी अभी के लिए आपको ये चीजें समझनी जरूर है, मीन्स कोशिश जरूर करनी है इसको समझने की। अगर आप कोशिश करोगे तो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाएगा। 100% दिमाग में सेट नहीं होगा तो 30% तो दिमाग में सेट होगा ही। ठीक है, तो 30% ही आप समझ लेना, उसके बाद 70% जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। ठीक है। तो रिपीटिंग, जितनी भी रिपीटिंग होती है मीन्स आवृत्ति होती हैं जो रिपीट करती हैं, वो सारी की सारी परी में होती हैं। लेकिन जो नॉन रिपीट होती हैं, जैसे कि भी आपने ये एग्जांपल लिया, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, अपरी में। तो आपको पता लग गया होगा परी में और अपरी में को हम दो हिस्सों में कैसे बांटते हैं। सारा का सारा मतलब जो गेम होता है वो शांत और अशांत पे डिपेंड होता है। अगर आपने पहचान लिया कि कौन सी शांत है, कौन सी अशांत है, कौन सी रिपीटिंग है, कौन सी नॉन रिपीटिंग है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये संख्या आपकी परी में है या फिर ये संख्या आपकी अपरी में है। ठीक है। तो थोड़ी सी आके डेफिनेशंस है, वो भी आप रीड कर लो। देखो शांत क्या होती है, शांत में हमेशा शेषफल कितना बचता है, 0 बचेगा। ठीक है। अनवसानी आवृत्ति, ठीक है, अनवसानी आवृत्ति मीन्स इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पॉइंट के बाद संख्याएं सेम आनी चाहिए। जैसे कि अगर 14 आ रहा है तो हर बार 14 ही आना चाहिए, और अगर पॉइंट के बाद 15 आ रहा है तो हर बार 15 ही आना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आवृत्ति लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनावृत्ति। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में नाम बोलो सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, वो अनवसानी आवृत्ति है और ये अनवसानी अनावृत्ति है। मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या शेष की पुनरावृत्ति होती है, इसका मतलब क्या है, जो चीज मैंने आपको बताई ना पॉइंट के बाद सेम सेम आना चाहिए, तो वो चीज उस तरीके से कह लो या दूसरे तरीके से कह लो। दूसरा तरीका क्या है, देखो जब आप 10 को ना 3 से भाग करो तो 3 3 जा 9, शेषफल बचा 1। ठीक है, पॉइंट लगा लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 0 उतारी, 3 3 जा 9, सॉरी 0 यहाँ पे भी उतरेगी, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1। तो अब फिर से 0 ले लो, एक और 0 ले ली, यहाँ पे भी 0 ले ली, फिर से 3 3 जा 9, कितना बचा, फिर से 1 बचा। तो ऐसे ही ना बचता चला जाएगा, डैश 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 लगा दे रहा हूं मैं। ये 1 देखो बार बार शेषफल कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे भी शेषफल कितना बचा था, 1 बचा था, यहाँ पे भी शेषफल कितना बचा था, 1 बचा था, यहाँ पे भी शेषफल कितना बचा है, 1 बचा है। मीन्स जो शेषफल है वो बार बार 1 ही बच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आवृत्ति है। मीन्स अनवसानी आवृत्ति है, अनावृत्ति नहीं है। ठीक है। और अनवसानी अनावृत्ति क्या होती है, जब आप देखोगे कि शेषफल कभी 1 बचता है, कभी 2 बचता है, कभी 3 बचता है, मीन्स सेम नहीं बचना चाहिए। या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो सीधी सी बात ये है कि जो पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं वो चेंज होते रहने चाहिए। जैसे अगर 14 आ रहा है तो 14 14 14 100 बार आ गया, लेकिन 101वीं बार पे 15 आ गया, कोई दूसरा नंबर आ गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो अनवसानी अनावृत्ति हो जाएगा। जैसे कि
इस जैसे कि सिंपल मैंने क्या लिखा है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। मीन्स जो शेषफल होता है वो बार बार सेम नहीं होता। पुनरावृत्ति का मतलब है कि बार बार एक जैसा नहीं आता, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशंस। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं। देखो, घातांक नियम ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको समझना है, आपके फर्स्ट चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, बेसिक्स है फर्स्ट चैप्टर का। देखो, जब भी आपको दो नंबर्स मल्टीप्लाई में लिखे हों, जैसे इसको हम देखो इंग्लिश में समझो थोड़ा सा, इसको जो नीचे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको बोलते हैं पावर। मीन्स अगर मैं इसको बोलूं कि a की पावर m, ठीक है, ये a की पावर m, ये डॉट के साइन मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे a आपका बेस है और m आपका पावर है। ठीक है, और सिंपल समझे तो a आपका आधार है और m क्या है, उसकी घात है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आप समझ लो m पावर को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n लिखा हुआ है। तो देखो घातांक नियम क्या कहता है, घातांक नियम कहता है अगर आपका बेस सेम है, मीन्स देखो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी क्या है, a है, तो जो पावर है ना वो आपस में जुड़ जाती है। मीन्स देखो दोनों का बेस सेम है तो मैंने सिंपल बेस को a लिख लिया, और जो पावर m है और यहाँ पे क्या है, n। याद रखना बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं है बीच में प्लस का साइन हो तब भी ये नियम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर m गुना a की पावर n। ठीक है, दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो m और n आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो कितना हो गया, a की पावर m प्लस n। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये। अगर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जांपल देके कि 4 की पावर 3, ठीक है, गुना 4 की पावर 5, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो बेस सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और दोनों की पावर जोड़ दो, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 और 5 आपका होता है 8, तो कितना हो गया 4 की पावर 8। चलो ऐसे लगा देता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये कितना हो गया 4 की पावर 8। आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड में होता है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे बेस क्या है a, यहाँ पे पावर क्या है m और यहाँ पे पावर क्या है n, मीन्स a की पावर m अपॉन a की पावर n। ध्यान से देखो बेस दोनों का सेम है a है, और बीच में कैसा साइन है, इस बार डिवाइड का साइन है, तो जब भी डिवाइड का साइन होता है तो इस बार पावर आपकी माइनस हो जाती है। मीन्स अंश की पावर में से हर की पावर माइनस होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों का बेस a है तो यहाँ पे सिंपली a आ गया। ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या है m और यहाँ पे हर की पावर क्या है n, तो आपका क्या हो जाएगा m माइनस n। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से हम कैसे करते हैं, सिंपली अंश की जो पावर होती है उसमें से हर की पावर को लेस कर देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, बेस सेम होना चाहिए और बीच में डिवाइड का साइन भी होना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ही बता दूं, जैसे कि यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा हुआ है 6 की पावर 4 और नीचे लिखा हुआ है 6 की पावर 1, तो कितना आंसर आएगा, 6 की पावर 4 माइनस 1, कितना हो गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा बताओ, 6 की पावर 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, और 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 6 को 3 बार आपस में गुना करना है, मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अब आगे करें, देखो a की पावर m और होल की पावर n, इस तरह से आपको नंबर लिखा मिल जाए कहीं भी, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इन दोनों पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मींस a की पावर m और होल की पावर n लिखा हुआ है, तो आप सिंपली क्या करोगे, m और n को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। मींस यहाँ पे a है तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिख दिया a, और पावर m और होल की पावर n लिखी हुई है तो m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, m इंटू n, तो मैंने क्या लिख दिया mn सिंपली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल इसका भी देके बताता हूँ, जैसे सोचो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर लिखी हुई है 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप सिंपली लिख सकते हो 2 की पावर, अब इन दोनों को गुना कर दो, 5 और 3 को 5 दिया कितना होगा 15, तो 2 की पावर 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर इस तरह से लिखा है a की पावर m गुना b की पावर m, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे b है, तो दोनों का जो बेस है वो सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे ऊपर वाला नियम नहीं लगा सकते हो, ये वाला रूल आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर देखो बेस अलग अलग है लेकिन इस बार ना पावर सेम कर दी मैंने, ठीक है, और बीच में कैसा साइन है, बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन है,
बीच में आपका ये देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे कि देखो बेस सेम है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो आप इन दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स ये कर दिया ए बी, और जो उनकी पावर है वो सेम रह जाएगी। पावर देखो दोनों की m है, तो यहाँ पे क्या हो गया, m आ गई। सिंपल एग्जांपल देख के बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि लिखा हुआ है 4 की पावर सोचो 6 गुना 8 की पावर 6, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बेस दोनों के अलग अलग हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना बेस है, यहाँ पे आपका 8 बेस है, ठीक है, लेकिन पावर दोनों की सेम है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 चौक 32 होते हैं, और 32 की पावर कितनी आ जाएगी, देखो दोनों की पावर कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे सेम है, तो 32 की पावर में यहाँ पे 6 लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम्स, और ये हो गए हमारे घातांक के नियम, मींस रूल्स ऑफ पावर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, और चैनल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।